नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल मैथिली सिनेही में। अभी मैं अपने चैनल मैथिली सिनेही के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आंचलिक रचना बाबा नागार्जुन की आंचलिक रचना बलचनमा का एपिसोड बना करके रख रहा हूं। आप लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, अच्छा लगता है मुझे। ये बाबा नागार्जुन हमारे हिंदी साहित्य के आंचलिक रचना लिखने में इनका सर्वोच्च स्थान रहा है। हमारे बिहार से दो आंचलिक रचनाकार हुए हैं, एक बाबा नागार्जुन और दूसरे रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु को हम लोग कहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु भी आंचलिक रचना लिखने में उनका भी सिद्ध हस्त था। बाबा नागार्जुन और फणीश्वर नाथ रेणु, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और इन दोनों में बहुत पड़ती भी थी। कभी बाबा भी फणीश्वर नाथ रेणु के घर में जाकर के उनके यहाँ पहुनाई करते थे। आंचलिक भाषा में मैं आपको कह रहा हूँ, पहुनाई करना मीन्स वहाँ पर में जाकर के अपना समय बिताना। तो अभी तक मैंने 6 एपिसोड रखा, आज 7वां एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग उसी तरह से जैसे अभी तक आपने प्रतिक्रिया रखा, अपने प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएँ। तो लीजिए आज का ये 6ठा एपिसोड। उस प्लेटफार्म पर जब हम पहुँचे तो गाड़ी खड़ी थी। कुली ने सामान भीतर रख दिया। मालिक ने मुझे कहा, बैठ बलुआ, मैं चाय पी कर आता हूँ। वह गए चाय पीने। मैं चाय से अनजान नहीं था, क्योंकि मेरा बाप ढाका कलकत्ता घुमा हुआ था। घर पर कभी सर्दी खोखी होती थी तो चाय बनवा कर पीते थे। चीनी ना हुआ तो गुड़ की ही सही। दादी को एक बार खांसी हुई जोर की तो मीठा के बदले नून डालकर उसने चाय बनवाई। उसी से उसका दुख दूर हो गया। फूल बाबू चाय पीने गए और मैं आंख फाड़ फाड़ कर प्लेटफार्म पर चलते फिरते लोगों को देख रहा था। रूप रंग के साथ यहाँ लोगों की बोली भी बदली हुई थी। वह काहे कुहे सुनने का पहला मौका था मेरे लिए। अपने गांव पर पड़ोस के सैयदपुर के मियाँ लोग को पैजामा पहने देखा था, मुदा बोली तो हमारी उनकी एक ही थी। सामने 2 पैजामाधारी फर बतिया रहे थे, यही काहे कुहे की बोली बोल रहे थे। अब तो भैया कानों को आदत पड़ गई है, मगर पहले जब ये बोली सुनी थी तो ऐसा लगा था कि जाने कोई कानों में खुट्टा ठोकता जा रहा है। अब तो मुझे भी इसी बोली की लत पड़ गई है, अपनी बोली भूलता जा रहा हूँ। बबनी की तो बात छोड़ो, 4 बरस का मेरा परदिब्बा जो है फर हिंदी बोलता है। इंजन ने सीटी दी और फूल बाबू आकर हमारे नगीच बैठ गए। उन्होंने अखबार खरीद लिया था। कैसा बड़ा फर्द था, छोटी पोथी और पंडित जी का भागवत का पोथा। अखबार के बड़े बड़े फर्दों का मुकाबला कर सकते हैं। फैलाकर पढ़ोगे तो बाँह टूटने लगेगी। देखते नहीं नवराष्ट्र रोज आता है, नवराष्ट्र जिसे कहते हैं, नवराष्ट्र रोज आता है। कॉमरेड सुखू पढ़ कर सुनाते हैं। 4 था 8 तक का पहले मोड़ लेते हैं, तब फिर पढ़ना शुरू करते हैं। फूल बाबू ने थोड़ी पैर फैलाकर पढ़ा, फिर तो 2 तक और फिर 4 तक करके पढ़ने लगे। मुझे तो नींद आ रही थी। हिलती डुलती गाड़ी में ऐसा लग रहा था कि मेलकैन के बाग में मछली झूल रहा हूँ। नीचे पैर के बिल्कुल नीचे रेल का पहिया हराक कर जा रहा था। जुड़े हुए डब्बे डब्बर बोल रहा था। इंजन झज्जक काली करती चली जा रही थी। खूब हिचकोले लग रहे थे। झूले का मज़ा आ रहा था हमें। पलकें 100 मन की भारी हो उठी। आंखें झिपती तो झिड़की ही नहीं। मेरा माथा फूल बाबू के कहनी पे उठंग गया। मैं सो रहा था तो मैं बच्चा ही। बड़े झटके के बाद नींद टूटी तो सामने समस्तीपुर का बड़ा स्टेशन आ गया था। शाम हो रही थी, वहाँ भी गाड़ी बदलनी पड़ी। सुना कि मुजफ्फरपुर से जो गाड़ी आती है वो सीधे कटिहार से जाती है। बड़ी भीड़ थी। कुली ने मोटा सहजवा कर मुझे बैठाकर मालिक खाने चले गए। मुझसे कहते कि चूड़ा और पकवान निकाल कर खा ले, पानी फिर पी लेना। आदमी का स्वभाव क्षण भर में मालूम हो जाता है भैया। फूल बाबू को मैं बहुत पहले से ही बहुत अच्छी तरह से पहचान चुका था। उनके स्वभाव में एक अजीब मस्ती थी, लापरवाही कह सकते हो। जितना ही उसके बाप कंजूस थे, उतना ही फूल बाबू की मुट्ठी ढीली थी। मलकैन के यहाँ कई दफ़े ऐसा हुआ कि छुहारा किशमिश तक उन्होंने मुझे दिए, मगर छिपाकर अपने घर पर उन्होंने मुझे कई बार शरबत पिलाई, मगर माँ की नज़र बचाकर मेरा मन हरा हो गया। मालिक हो तो ऐसा, कामधेनु वह जिसे खरी दूध लिया जाए, कामधेनु वह जिसे खरी दूध लिया जाए। सांझ सवेरे जब चाहो भीतर ही भीतर मैंने एक दिन अपने आप से कहा, जिंदगी भर फूल बाबू की सेवा करता रहूँगा। मन लग गया मेरा। चीड़ा और पकवान जिस टोकरी में था उस सीट के पास ही रखी थी।
मन माफिक मैंने उसमें से निकाल लिया। चीड़ा और अचार और पकवान भी। समस्तीपुर में रेलों का भारी जुटान मुझे देखने को मिला। बहुत बड़ा स्टेशन था। गाड़ियाँ घंटों तक खड़ी रहती थी। पी पी करती हुई इंजनें इधर से उधर टालान मारती रहती थी। झिल्ली कचड़ी, लाई मुरही, लावा फरही, पूरी मिठाई, मखान मेवा, दाख किशमिश, गरी चुहारा, बीड़ी पान सब मिलता था वहाँ। शीशे वाली संदूकचियों को सिर पर लादे बेचने वाले चक्कर लगाते रहते थे। वही घबा कुकुर, कहीं चलाक कौआ तो कहीं दतनिपोड़ा कल्लर। चाहोगे बड़े बड़े कुचले, बड़े खड़े खड़े कुचलें और खाए नहीं होगा। वहाँ वो सब देख करके बिल्कुल आंचलिक भाषा में लिखी हुई है। खैर मैं तो गाड़ी के भीतर ही अपनी सीट पर बैठे बैठे चूड़ा फाँक रहा था। बीच बीच में तोड़ कर पकवान के टुकड़े मुंह में डाल देता था। करेला और परवल का अचार क्या पूछते हो, कैसा लग रहा था। फूल बाबू उधर से आए तो एक बीड़ा पान मेरे लिए भी लेते आए और हंसकर का सारा आज ही बकोस लेगा रे। लाज से मेरी गर्दन झुक गई। भैया मुँह चलाना बंद कर। मैं अपने पैरों की ओर ताकता रहा। मालिक तार गए, बोले अरे हाँ खजूर नहीं निकाल लिया। और फिर मेरा मुंह चलने लगा और दांत चबर चबर बोलने लगे। अब आकर मेरे नज़दीक वो बैठे पान थामे हुए। मैं जब फंकी लगा चुका था तो बोले पानी पिया। या देख लोग पानी पी रहे हैं। कल की टोटी में धीरे से दबाना, नहीं तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। जोर दबाने पर फवारा निकलता है। जैसा बाबू ने कहा था उसी मुताबिक मैंने कल की टोटी को दबाया और पानी पिया। अचरज लगा कि कहाँ से पानी आता है। गांव घर का बच्चा छोरा, उसको क्या पता कहाँ से पानी आता है। न इनार है, न पोखर है, न डबरा है, न चबच्चा, तो क्या पताल से आता है। अब तो खैर सियाना हो गया हूँ, देश दुनिया काफ़ी देखा हूँ, कल मशीन की बात जानता हूँ। मगर घर से जब निकला तो मैं पर्वतिया बोको था। घर से जब निकला था तो पर्वतिया बोको था। जाड़े के दिनों में पीठ पर बकुच्ची बांधे उधर से भोटिया नेवार उतरते थे। नेपाली भी उतरते थे। पहाड़ से उतर कर जयनगर नीचे के इलाकों को वे लोग मुगलान या मधेश कहते हैं। कार्तिक अगन में आते हैं और माघ फागुन में लौट जाते हैं वे लोग। गाय जैसे सीधे, बोली अलग अलग, भेख अलग अलग, उन्हीं को हमारे यहाँ पर्वतिया बोको कहा जाता है। भैया मेरे सिधाई पर फूल बाबू जब कभी हंसते तो बोकुआ ही कहते थे। पानी पीकर मैं आ गया और गाड़ी में जा बैठा। इंजन ने सीटी दी, फक फक करके गाड़ी चलने लगी। रात हो गई थी। बाहर से बादल बोन दिखाई देने लगा और भैया कटिहार की गाड़ी बड़ी तेज़ी से चलती है। मैं ऊँघने लगा। सोने को जगह तो थी नहीं, फिर भी बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। मालूम नहीं कितनी देर बाद गाड़ी बड़े ज़ोर से हरा करते हुए आ गया। फूल बाबू ने मुझे झकझोर कर दिखाया कि देख हरिहर छत्तर का पुल देख ले रे। मल कर मैंने आंख साफ की और हाजीपुर के उस बड़े पुल को देखने लगा। पश्चिम की ओर बड़ी दूर पानी के पार झिलमिल रोशनी जल रही थी। बाबू ने कहा वही पटना है। बड़ी देर तक मैं मुंह बाए खड़ा रहा। वही पटना है। इतने में सोनपुर आ गया। ऐसा लंबा चौड़ा प्लेटफार्म सुनते हैं कि दुनिया भर में नहीं है। तुम तो गंगा पार गए हो, नहीं जाते तो तुम भी देख लेता। देखकर अखिल घूम हो जाता है। इस छोर से उस छोर तक जाने में पैर दर्द करने लगता है। सोनपुर में हमने गाड़ी बदली। कटिहार में जो गाड़ी आती है वही सीधे छपरा नखलो तक जाती है। घटी गाड़ी पर चढ़कर हम पहलेजा घाट आ गए। मगर सोनपुर में कई घंटा बैठना पड़ा मुझे। घटी गाड़ी कोढ़िया होता है। आज 20 बरिस के बाद पहलेजा वाली गाड़ी का यही हाल है। साली इतनी देर तक बैठाती है कि दिमाग कुफूत हो जाता है। सामान था हमारे पास, सो भी नहीं सकते थे हम। घाट पर आते आते पौ फट गई थी, यानी मॉर्निंग हो गई थी, सुबह हो गई थी। जहाज़ का नाम ही सुना था आज तक। हम समझे थे कि जैसे लोहे की पटरी पर रेल चलती है उसी तरह जहाज़ भी पटरी पर चलता होगा। पहले वो ये बच्चा था तो वो सोचा कि वो भी पटरी पर ही चलता होगा। मगर भैया ऐसा नहीं है। वो तो नाव जैसा होता है, 2 महला 3 महला। कुली ने सामान उठाकर जहाज़ की ओर ले चला। जेटी पर बड़ी धक्कम धुक्की थी। सब आपाधापी करके एक दूसरे को रेलते पेलते जहाज़ में आ जा रहे थे। लोहे का भारी सूटकेस बाबू लोग हाथ में लिए हुए थे। बाबू लोग भाई आखिर बाबू ही ने ठहरे। कितना भी भारी होगा सिर कंधे पर नहीं लेंगे। मोटा या बक्सा हाथों में ही ढोने की कोशिश करेंगे। सिर कंधों पर गट्ठी डालने से बाबूगिरी पर बट्टा न लग जाएगा। भैया जहाज़ पर किसी तरह बैठे कोई इंतजाम नहीं था।
जो जहाँ पावे बैठ बैठ जाए, यही हाल था। आजकल तो भला जहाज़ में 2-4 बेंच भी दिखाई देता है, लेकिन मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उन दिनों ऐसा नहीं था। जहाज़ देर से छूटा, घंटा बजा, लोहे के मोटे मोटे सिक्कर को जहाज़ के चारों ओर से घेरे थे, उनमें हरकत आई और मानो गंगा का किनारा ही पीछे की ओर खिसकने लगा। उस वक़्त महेंद्रू और पहलेजा दोनों आमने सामने पड़ता था। पार होने में घंटों नहीं लगे। इधर महेंद्रू घाट की जेटी से जहाज़ लगा कि नहीं, लगे पैसेंजर कूद कूद कर उतरने। जिनके हाथ खाली थे उनको तो उतरने में और आसानी थी। धरफर करते कुली आए और बाबू लोगों का सामान उठाकर उतरने लगे। फूल बाबू को यहाँ आपाधापी बिल्कुल नापसंद थी। एक कुली ने बिस्तरे पर हाथ रखा, उन्होंने मना किया, ठहरो, भीड़ छटने दो। फूल बाबू ने उनको कहा, मैं जब जहाज़ का इंजन देखता ही रह गया। ऐसा समझा कि लंबा चौड़ा घर है, बीच में चकोर गड्ढा, उसी में तमाम कल पुर्जे बैठाए हुए हैं। मोटी और पतली पेचदार नलियाँ, गरम गरम सुसवा रहा है। इंजन के पहिए जितने बड़े होते हैं उतने ही बड़े बड़े धुरी उसमें लगे चक्के नीचे ऊपर हो रहे थे। उधर एक और जमदूत जैसे काले 2 जवान कोयला झोंक रहे थे। और भैया छरर छरर पानी करता हुआ जहाज़ गंगा मैया की छाती की ओर बढ़ता जा रहा था। मैं तो 25 बार आया हूँ, 25 बार गया हूँ। आज जहाज़ मेरे लिए घर आंगन हो गया है। भीड़ कम हुई तो कुली ने सामान उठाया और हम जहाज़ से उतर गए। टिकट बाबू को टिकट दे दिया और सीढ़ियों से चढ़कर महेंद्रू घाट स्टेशन के हाथे में पैर रखा। तब रिक्शा इतना नहीं चला था भैया, टमटम का ही राज था। टमटम पर चढ़कर बाबू और मैं ढेरे पर आए। मैं ढेरा फूल बाबू का असाल्तन था, मतलब यह कि रहते या न रहते किराया हमेशा भरते थे। मकान किसी बनिए का था और पड़ता था मछुआ टोली में। आधे से अधिक मकान खुद रहता था। सड़क की ओर नुक्कड़ पर चौड़ाई हिस्सा वाला कोना भी किराए पर उठा था। बाकी हमारे फूल बाबू भाड़ा पर दिए हुए थे। इनके हिस्से में 2 कमरे और बरंडा था छोटा सा। पहले ही दिन मालिक ने मुझे एक निक्कर खरीद दिया, आधी बाकी कमीज। दूसरे दिन सुबह उठकर कहते थे, बलचंद माँ तेरे बाल है कि गोरैया का घोंसला, ठहर बनवा देते हैं आज तेरा बाल। लाज के मारे कनपट्टी लाल हो गई मेरी। क्यों भैया, बाल छटवाने में लाज कैसी, समझा नहीं। हमारे गांव में पंडितों का बड़ा दबदबा था, राज ही उन्हीं का था। अब तो थोड़ा बहुत जमाना बदला भी है, लेकिन कुछ पहले अगर तुम इसी तरह सतमाला बाल छटाए, दाढ़ी मूछ साफ किए मेरी बस्ती में पहुंच जाते तो परलय मच जाता। दादी की कही हुई बात सुनाऊं। मेरा बाप एक बार ढाका से आया, बाबरी छटाकर। बूढ़े मालिक उन दिनों जीते थे, उन्होंने मेरे बाप को बड़ा ही फटकारा। पछवाड़ी टोला के पंडित बबना झा बुलाए गए। उन्होंने फतवा दिया कि नदी के किनारे जाकर अस्तूरा से माथ मुराना होगा। मुझे झक मारकर माथा मेरे बाबू को झक मारकर माथा मुराना पड़ा। एक बार मेरा मामा आया तो हाट पर जाकर उसने दाढ़ी बनवाई, मुझे भी ले गया, मेरे भी बाल छटवा दिए। क्या पूछते हो भाई, कितना बबेला मच गया उस रोज़। अगले दिन मुझे भी प्रायश्चित करना पड़ा। मगर ज़माना पलटा खा रहा है। पंडितों और मालिकों में के अपने ही घराने में यह सब नहीं चलता। दादा पूरब की ओर देखता है तो पोता बिल्कुल पश्चिम की ओर खड़ा मुतता है। बूढ़े बुढ़िया मरते हैं। स्टेशन पर गाड़ी से उतरते समय पोते को अगर पता लग गया तो सिर मुड़ाने के डर से सीधे पश्चिम की राह पकड़ लेते हैं। लौटती गाड़ी से पटना मुजफ्फरपुर चला आता है। तो श्रोताओं, आज मैंने इसका ये 7वां कड़ी आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह जो संपूर्ण कड़ी को आप लोग देखिए, स्किप करके नहीं देखिए, संपूर्ण कड़ी को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। आपके प्रतिक्रिया से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं चाहता हूं कि बेहतर से बेहतर ढंग से मैं आप लोगों के समक्ष ये कालजयी रचना या आंचलिक रचना बलचनमा आप लोगों को संपूर्ण सुनाऊं। तो ये इस रचना पर भी अपना प्रतिक्रिया रखिएगा। अंत में हमारे श्रोता जहाँ कहीं भी रहते हों, देश में रहते हों या विदेश में, गांव में रहते हो या प्रदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदा आप लोगों पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।